अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और इसकी डेरिवेशन को बहुत ही इजी वे में हम आज समझेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है ना इसकी डेरिवेशन पूछी जा चुकी हैं और नेक्स्ट भी पूछी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़ीमन इफ़ेक्ट और नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट को स्टडी किया था। तो ज़ीमन इफ़ेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस का जो है ना फर्दर अपने कंपोनेंट में टूट जाना, ये क्या है? ज़ीमन इफ़ेक्ट हैं। तो नॉर्मल और एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट के बिटवीन जो डिफरेंस हैं, ये चीज़ भी हमने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में जो है ना हमने स्टडी की थी। और नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट में क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जस्ट 3 कंपोनेंट में ही स्प्लिट हो सकती हैं। लेकिन एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट में क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मोर देन 3 कंपोनेंट्स में ये स्प्लिट होती हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट में स्पिन की वैल्यू 0 होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिन इन्वॉल्व होता है। स्पिन की वैल्यू 0 नहीं होती। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ना ये एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा आपने जो है ना नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट में देखा था कि ट्रांजिशन जो है ना ये सिंगलेट स्टेट में ही पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट में क्या है? सिंगलेट स्टेट में जो है ना ट्रांजिशन नहीं होती, बल्कि एट द टाइम जो है ना एक से ज़्यादा लेवल के बिटवीन में जो है ना ट्रांजिशन होती हैं। When spectral lines split into more than 3 components in the presence of external magnetic field called anomalous Zeeman effect। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है ना मोर देन 3 कंपोनेंट में जो है ना टूट जाना, ये एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि स्पिन इसमें एग्जिस्ट करता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसमें इन्वॉल्व होता है, स्पिन जो है ना ये नॉन ज़ीरो होता है और सिंगलेट स्टेट इज़ नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? सिंगलेट स्टेट जो है ना वो नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट में होती हैं, यहाँ पे सिंगलेट स्टेट नहीं होती। मीन के एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट में जो ट्रांजिशन है ये मोर देन 1 लेवल से जो है ना स्टार्ट होती हैं और दूसरे लेवल में जाती हैं। तो इसमें जो है ना ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व होती हैं, सिंगलेट स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं और इसकी डेरिवेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं और इसकी डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, हम इसे बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो इसकी डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वक्त बचाने के लिए जो है ना मैंने इसकी डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। तो डायग्राम में क्या है? ये एक एटम है हमारे पास जिस पे हमने जो है ना जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो इस एटम के पास जो है ना, चूँकि आप जानते हैं कि एनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों की वजह से होता है। तो ये इस एटम का जो है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और इसके जो है ना एग्जैक्टली जो है ना इस लाइन के एग्जैक्टली एंटी पैरेलल जो है ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एल। क्योंकि आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और इस एटम के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन भी होगी, तो यहाँ पे उसकी स्पिन मोशन को ज़ाहिर करने से बेहतर है कि यहाँ कर ली जाए ताकि रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करना भी आसान हो। तो ये इसकी जो है ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और इन दोनों एंगुलर मोमेंटम की जो कंबाइन एंगुलर मोमेंटम है उसे हम जे से डिनोट करते हैं। जे जो है ना टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि होता है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसी तरीके से इस जे के एग्जैक्ट जो है ना एंटी पैरेलल में इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे आ जाएगा। और इन तमाम मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंबाइन या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है उसे हम सिंपली म्यू बोल देते हैं। अब जब हमने इस एटम पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अलोंग द जी डायरेक्शन, तो आप जानते हैं कि ये जो
जे वेक्टर हैं ये क्या करता है, प्रीसिस्ट करता है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो है ना, ये वाला इस तरह से प्रीसिस्ट करता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इस तरह से प्रीसिस्ट करता है। और इसका जो z कंपोनेंट है इस जे वेक्टर का, टोटल एंगुलर मोमेंटम का, इसका जो z कंपोनेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो है ना खुद को अलाइन कर लेता है z कंपोनेंट। और इसकी जो है ना क्वांटाइज वैल्यू होती है वो जो है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि म्यू एल जो है ये हमारे पास क्या होता है, म्यू एल हमारे पास होता है E/2m। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ना क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना इस तरह से होता है, और इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू एल का मैग्नीट्यूड और एल का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये हो जाएगा E/2m इस तरह से। सेम जो ये स्पिन है, स्पिन वाला जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो म्यू एस होगा, ये हमारे पास इक्वल टू होता है 2E/2m। और साथ में यहाँ पे क्या आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इस तरह से। और इसे भी मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। तो इन चीज़ों को हम मैग्नेटिक मोमेंट वाले टॉपिक में ड्राइव कर चुके हैं, ये तमाम चीज़ें। इसे आप इक्वेशन 1 और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात हुई। क्या हमने एक चीज़ फाइंड आउट नहीं की, वो कौन सी चीज़ है, यानी कि म्यू जे और जे, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। और ये चीज़ जो है ना एनोमलस रीमान इफेक्ट की डेरिवेशन है, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और उसकी जो एंगुलर मोमेंटम का रेशो है ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और स्पिन के लिए भी फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन टोटल जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया। तो एनोमलस रीमान इफेक्ट की डेरिवेशन ही यही चीज़ है, यानी कि हमारा टारगेट यही है कि इस चीज़ को हम फाइंड आउट करें। सो लेट्स, अब हम जो है ना इस रेशो को फाइंड आउट करेंगे, और यही जो है ना यही चीज़ जो है ना एनोमलस रीमान इफेक्ट की डेरिवेशन है असल में। क्लियर? अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो म्यू जे मेरे पास क्या है, म्यू जे ये जो है ना मेरे पास, इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं। म्यू जे जो है ना ये मेरे पास इक्वल टू आता है कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलॉन्ग जे वेक्टर। क्लियर? प्लस ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, इसे बेशक आप यूं लिख लें। आगे कंपोनेंट ऑफ, ये म्यू एल था और ये म्यू एस अलॉन्ग जे वेक्टर। क्लियर? ये जो म्यू जे का मैग्नीट्यूड है ये क्या है, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलॉन्ग जे एंड सम ऑफ म्यू एस अलॉन्ग जे वेक्टर, ये इन दोनों का सम है। क्लियर? क्योंकि हम म्यू एल का वो वाला कंपोनेंट इसके साथ देखेंगे जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर को हम नहीं लेते, परपेंडिकुलर जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। और इसी तरीके से म्यू एस का भी वो कंपोनेंट जे के साथ देखते हैं जो म्यू एल के क्या हो, पैरेलल। मतलब कि इन दोनों के कंपोनेंट की बात इसलिए की गई कि इनके पैरेलल कंपोनेंट को हम देखते हैं, वही जो है ना हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। तो म्यू जे इसका जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जो म्यू एल का जो कंपोनेंट है जो जे के अलॉन्ग होता है वो कौन सा होता है, वो उसका पैरेलल कंपोनेंट होता है। और पैरेलल कंपोनेंट के साथ क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो थीटा की बजाय हम यहाँ पे एंगल देखेंगे, एल और जे के बिटवीन जो हमारे पास एंगल होता है, एल और जे वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स सी, वो आप थीटा कह दें या फाई कह दें या एल और जे ही रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से इसका भी पैरेलल कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द जे। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू एस कॉस थीटा की जगह मैं वो वाला एंगल लिखूंगा जो एस और जे के बिटवीन में हो, जिस तरह यहाँ पे एल और जे के बिटवीन में था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस और जे के बिटवीन में जो एंगल है वो यहाँ पे एंगल आएगा। अब म्यू एल का भी मुझे पता है और म्यू एस का भी पता है, ये देखें, ये म्यू एल और म्यू एस
यहाँ पे लगा दें सिंपली, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा। मूव क्या है, E/2m, साथ में क्या है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड cos L और J, यानी कि एंगल जो है इनका, प्लस इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है 2E/2m, साथ में क्या है S, और इधर क्या आएगा cos S × J, यानी कि ये एंगल है। क्लियर। अब कुछ पोर्शन इसका रिमूव कर लेते हैं, अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह लेनी है तो बेशक ले लें। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब E/2m इन दोनों में कॉमन आ रहा है, लिख लीजिए E/2m मैंने कॉमन ले लिया। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, क्वांटम मैकेनिकली और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो हमें मालूम है, वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती हैं L × L + 1, साथ में क्या आता है h/2π आता है, और cos L × J, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि E/2m हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे 2 आएगा। और स्पिन क्या होता है S × S + 1, इसका स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आएगा h/2π आएगा। यहाँ तक आ गए। और cos S J, फर्दर हम यहाँ से अगर h/2π कॉमन ले सकते हैं। h/2π जो है ना यहाँ से कॉमन आ गया, और बाकी टर्म ये एज इट इज़ हमने लिख ली। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा। और cos L J, यानी कि ये वाला जो है, और ये वाली टर्म cos S और J, ये वाली टर्म क्या है, इसकी जगह हम जो है ना इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, और फिर जो है ना हमारा ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो वी नो दैट cos L, ये किस तरह आता है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ये भी हम जो है ना जान लेंगे, इसे प्रूफ करेंगे बाकायदा। मैं आपको ये अभी करवाने वाला हूँ, लेकिन जस्ट आपने इस वैल्यू को देखनी है अभी। cos L और J, ये हमारे पास इक्वल टू होता है J × J + 1 प्लस L × L + 1 माइनस S × S + 1, और डिवाइड में क्या है 2 × J × J + 1, और साथ में क्या है L × L + 1। ये किस तरह से आया ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इस चीज़ को मैं अभी प्रूफ करूंगा थोड़ी देर तक आपके सामने इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है ना cos SJ, ये भी इक्वल टू होता है J × J + 1 माइनस L × L + 1 प्लस S × S + 1, और डिवाइड में क्या है 2 × J + 1 L + 1, ये है। तो cos L × J जो है और cos S × J, इनकी जगह ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाली टर्म इस टर्म के और ये वाली टर्म इस टर्म के किस तरह से इक्वल आती हैं। इस चीज़ को भी मैं आपको जो है ना, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ही जो है ना इनको पुट कर लेते हैं। cos L × J की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि L × L का स्क्वायर रूट जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो μJ मेरे पास बच जाएगा, जब मैं ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा E/2m × J × J + 1 प्लस L × L + 1 माइनस S × S + 1, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ये वाली टर्म तो ख़त्म ना, इस टर्म के अलावा जो कुछ बच रहा है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे J × J + 1। इसके बाद फिर प्लस, अब जो है ना हाँ इसकी जगह मैं ये वाली इसकी वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि S × S + 1 और साथ में ये जो 2 है, ये वाली टर्म जो है ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे S आना चाहिए, तो S के लिए देख रहे हैं तो उसकी ये S आते हैं। बाकी इनमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, उसमें यहाँ पे L है और यहाँ पे S टर्म मौजूद हैं, और
उसका जो है ना यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है और ये वाली सिंबल जस्ट चेंज है, बाकी इनकी जो है ना अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो ये प्रूफ करेंगे हम इस स्टेप के बाद जो है ना, इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रूफ कराऊंगा और ये भी सिंपल सा है। अब बाकी जो है ना वैल्यूज़ यहाँ पे आप यूज़ कर लें, j इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन आ जाएगा मेरे पास, एस इंटू एस प्लस वन आ जाएगा। और डिवाइड में क्या रहा है, टू भी कैंसल, ये वाली टर्म भी कैंसल, इसके साथ तो बचेगा यहाँ पे जे इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन और इसका स्क्वायर रूट। तो इस ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और बाहर में क्या आ रहा था, साथ में ये वाला एच ओवर टू पाई भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी टर्म के साथ। यहाँ तक हमने कर लिया है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि cos एल व जे और cos एस इंटू जे जो है ना वो उस टर्म के इक्वल किस तरह से आती हैं, तो वो अभी मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। सो हम जानते हैं कि जे जो है ना, जे वेक्टर ये इक्वल टू होता है सम ऑफ स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के। जे जो है ना टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना इन दोनों की समेशन। तो एस को अगर एल को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, जे माइनस एल हो जाएगा मेरे पास, है ना। इसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें, इस इक्वेशन का जो है ना आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी एस वेक्टर का एस वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूँ तो ये इस तरह से मेरे पास हो जाएगा। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग्स। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा और ये जे जे से मल्टीप्लाई होके जे स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल डॉट जे, फिर अगेन माइनस जे डॉट एल हो जाएगा, जे डॉट एल, और फिर ये माइनस माइनस प्लस एल का स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि कम्यूटेशन लॉ को ओबे करता है, तो मैं इसे एल डॉट जे या जे डॉट डेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये दोनों आपस में सम अप हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में सम अप हो सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस टू एल डॉट जे एल डॉट जे, फिर डॉट प्रोडक्ट है इनमें एल डॉट जे, ठीक है। ये दोनों आपस में सम अप हो गए, एल डॉट जे। अभी इन पे वेक्टर लिखेंगे, ये तो अब स्केलर हो गए ना, स्क्वायर हो के, और प्लस में ये क्या है, एल स्क्वायर मेरे पास आ गया है। अब इस टर्म को मैं यहाँ ले आऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टर्म वहाँ पे ले जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपली बात है ना, टू एल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो एल डॉट जे मेरे पास क्या आएगा, अपोजिट है, तो ये आ जाएगा एल जे कॉज एल और जे थीटा, यानी कि एल और जे के बिटवीन में जो हमारे पास जो एंगल होगा, क्लियर, एल जे के बिटवीन में जो एंगल होगा वही आएगा। एल डॉट जे क्या आएगा, एल जी कॉस थीटा, थीटा वो कौन सा है, एल और जे के बिटवीन में जो हमारे पास एंगल हैं। तो ये इस तरह से आ गया, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये टू जो है ना वहाँ पे जा सकता है, बल्कि ये सारी टर्म ही वहाँ जा सकती हैं। तो मेरे पास जो है ना कॉस एल और जे मेरे पास क्या इक्वल टू आ जाएगा, इन दो के बिटवीन जो एल और जे वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल है ये वही है। अच्छा, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के डिवाइड में टू एल जे, ये इस तरह से आ गया। अब फर्दर अगर देखें आप इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एल और जे, ये इक्वल टू हमारे पास आएगा जे वेक्टर हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे तो क्या आएगा, जे इंटू जे प्लस वन, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे ना, स्क्वायर जब हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, और प्लस एल स्क्वायर का क्या आएगा, एल इंटू एल प्लस वन, इसका मैग्नीट्यूड, साथ में एच अपॉन टू पाई भी है, लेकिन वो स्क्वायर हो के इन तमाम में ऊपर में कॉमन आ जाता है, तो उसमें हम उसको हम लास्ट में लिखेंगे, एस की भी लिख लें, एस इंटू एस प्लस वन, और साथ में क्या आता है, एच ओवर एच स्क्वायर ओवर फोर पाई स्क्वायर, इसको हम लास्ट में इस तरह लिख देते हैं। और यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखते हैं, डिवाइड में हम जो है ना टू एल को लिख दें और जे के मैग्नीट्यूड लिख दें, एल क्या है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में ही चूँकि ये आएगा एल इंटू एल प्लस वन, चूँकि ये स्क्वायर में नहीं है, इसका स्क्वायर रूट,
और साथ में जे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जे इंटू जे प्लस 1, और साथ में क्या आएगा एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसका h ओवर 2 पाई और इसका h ओवर 2 पाई स्क्वायर होके यहाँ पे हम लिख सकते हैं h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और ये टर्म इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास कॉस जे एल और जे ये इस इक्वल टू आ जाता है जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 एल इंटू एल प्लस 1 जे इंटू जे प्लस 1। ये टर्म इस तरह से आती थी। अब आपको क्लियर हो गई होगी कि वो दो टर्म जो मैंने डायरेक्ट लिखे हुए थे वो इस तरह से थे। सेम अब दूसरा काम आपने खुद करना है, कॉस एस और जे के लिए आपने इस तरह से निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एल को इधर एल का जो है ना सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास जो है ना कॉस एस इंटू जे का जो है ना वो वाला जो है ना आ जाएगा। तो इसकी आप पिक्चर ले लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप जो है ना कुछ ही स्टेप अब बाकी हैं फिर वो हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं इस इक्वेशन से। अच्छा, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इस स्क्वायर रूट को किसी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, j इंटू जे प्लस 1 के स्क्वायर रूट से इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। सो ये इक्वेशन मेरे पास जो है ना कुछ इस तरह से आ जाएगी, e ओवर 2m j इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 2 इंटू, अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, j इंटू जे प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास, और प्लस j इंटू जे प्लस 1। ये सारी टर्म आपने इस तरह से लिख देनी है। और इधर क्या है h और 2 पाई के साथ साथ, चूँकि हमने डिवाइड इधर किया और मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, j इंटू जे प्लस 1 के स्क्वायर रूट यहाँ पे आखिर में लिख दीजिए इसे इस तरह से। क्लियर। अब हम इस टर्म को सोल्व कर सकते हैं, और ये टर्म एलसीएम हम इसका ले लेंगे, म्यू जे इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल टू आ जाएगा e ओवर 2m, और इसका जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा 2j इंटू जे प्लस 1 ले लेते हैं। तो ये वाली सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे, प्लस चूँकि 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई j इंटू जे प्लस 1, सिंपली एलसीएम ले लिया है, माइनस 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा l इंटू एल प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 2s इंटू एस प्लस 1। अब h ओवर 2 पाई j इंटू जे प्लस 1 ये क्या है, ये है सिंपली j वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड j इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट होता है ना, एच कट क्या है h ओवर 2 पाई। तो ये सारी टर्म की जगह मैं j वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लें तो ये वाली 2j जे प्लस 1 टर्म जो है ना इसके साथ बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर मैं इस टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी टर्म के नीचे ही ये टर्म रहेंगी। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, e ओवर 2m 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये डिवाइड होकर 1 प्लस बाकी टर्म एज इट इज़ उसके नीचे यही बटा रहेगा। ये मैंने क्यों किया है ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक चीज़ के इक्वल आने वाला है। अच्छा, एक और बात, इसे थोड़ा फर्दर सा यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो 2l इंटू एल प्लस 1, ये माइनस का प्लस 2 है और ये प्लस 1 है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। क्लियर। और इसी तरीके से ये प्लस 2s एस प्लस 1 है और ये माइनस का, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा जस्ट, है ना, सॉरी यहाँ पे। क्लियर, ये वाला अब ये सॉल्व हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा 2j इंटू जे प्लस 1। क्लियर, ये सिंपल सा प्रोसेस हमने किया, और ये वाला j जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सिंपली यहाँ आके डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर, ये जो टर्म है ना ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, इसे हम बोलते हैं लैंड फैक्टर g। क्लियर, तो इसका जो प्रूफ भी है, लेकिन वेक्टर मॉडल चूँकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हम इसे एज इट इज़ ही इसे जो है ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं।
तो वेक्टर मॉडल जो है ना उसमें जो है ना इस लैंड फैक्टर का जो है ना बाकायदा प्रूफ मौजूद है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसे एज इट इज़ ही फॉलो करेंगे। ई और 2m और इस सारे की जगह मैं क्या लिखूँगा, जी फैक्टर, बस ये चीज़ भी अब हमारे पास आ गई। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँगा। तो म्यू एल ओवर एल, म्यू एस ओवर एस के साथ साथ अब हमें म्यू जे ओवर जे का भी पता चल गया, ये इस चीज़ के इक्वल होता है। अच्छा, एनामुल ज़ीमैन इफेक्ट के अंदर चूँकि एटम हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम रखते हैं तो उसके अंदर एनर्जी की भी चेंजेस आती हैं, तो वो एनर्जी चेंजेस कितनी हैं उसके लिए अब हम रिलेशन देखेंगे। इस रिलेशन को आगे भी यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने नॉर्मल ज़ीमैन इफेक्ट के अंदर चेंज इन एनर्जी निकाला था उस तरह से इसकी भी निकालेंगे बाय यूजिंग लार्मर थ्योरम। लार्मर थ्योरम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होती है म्यू जे ओवर जे इंटू मैग्नेटिक फील्ड। म्यू जे ओवर जे को हमने अभी फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर 4, इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की और बी एज इट इज़, इसे अब हम इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। अब इंटरेक्शन एनर्जी के, एटम की एनर्जी में क्या चेंजेस आती हैं, उसकी जो एनर्जीज हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, मतलब कि कितनी चेंजेस उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो इक्वल टू होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई जी कंपोनेंट ऑफ जे। तो जी कंपोनेंट जो है वो कितनी स्पीड के साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है ना प्रिसिस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, वो उसकी क्या है, चेंज इन एनर्जी है। तो यहाँ पे अब ओमेगा अभी हमने जो है ना ये वाली वैल्यू है इसकी, इसे इंसर्ट किया और एम जे और एच ओवर 2 पाई जो है ना इस जे जी की वैल्यू है, तो ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी का रिलेशन भी आ गया इस तरह से। तो ये था ऑल अबाउट एनामुलर ज़ीमैन इफ़ेक्ट। तो वीडियो चूँकि काफ़ी लेंथी हो रही हैं और इंशाल्लाह फिर जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम इससे रिलेटेड करेंगे, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता दें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।